मेरे प्यारे बच्चों, हम सेकेंड ईयर के बच्चों को आज हिंदी बताएंगे और हिंदी गद्य का पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप और इसको लिखे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल ने पहले इसमें जो बताया है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ। तो राष्ट्र का निर्माण उनके विचार से तीन तत्वों के मिलने से हुआ। ये तीन तत्व जो हैं, प्रथम तत्व है भूमि, दूसरा तत्व है जल और तीसरा तत्व है संस्कृत। तो सबसे पहले यानी इन तीन तत्वों के मिलने से राष्ट्र का निर्माण हुआ है। पहला तत्व की विशेषता क्या है? भूमि। भूमि में लेखक ने बताया है कि भूमि का संबंध मनुष्य से जन्मों जन्मांतर का है और इसका निर्माण जो है देवताओं ने किया है और भूमि अनंत काल से चला रहा है। इसलिए इस भूमि के बारे में जानना हम सबका परम कर्तव्य होता है। हम भूमि के आदि से लेकर के यानी प्रारंभ से लेकर के अंत तक उसको जानें, उसके रहस्यों को जानें और उसके रूप को बिगड़ने न दें। इस तरह से भूमि से हम अपना जितना संबंध अच्छा बनाएंगे, हमारा राष्ट्र उतना ही अधिक बलवती होगा। इसलिए उस भूमि के बारे में जानना हम सबका परम कर्तव्य होता है। भूमि हमारी माता है, इसलिए भूमि पे रहने वाले हम सब एक परिवार हैं। इसमें इन्होंने ये भी बताया है, इसलिए हम सब एक हैं तो हम सब मिल करके अपने राष्ट्र का निर्माण करें और राष्ट्र का एक समृद्धशाली राष्ट्र को बनाने के लिए भूमि के बारे में जानना आवश्यक है। भूमि के बारे में हम जितना अधिक जानने का कोशिश करेंगे, हमारे राष्ट्र से हमारा लगाव उतना ही बलवती है। तो आप लोग जाने कि भूमि से हमारा क्या संबंध है और भूमि के बारे में हमारा जानना हमारा कर्तव्य है। दूसरा तत्व लेखक ने बताया है, राष्ट्र के निर्माण का दूसरा मुख्य तत्व यानी अंग जन है और जन का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। तो यदि राष्ट्र है यानी पृथ्वी है और मनुष्य नहीं है तो उसे राष्ट्र हम नहीं कह सकते। राष्ट्र जब तक दोनों तत्व अन्य संस्कृत और मनुष्य नहीं मिलेंगे तब तक राष्ट्र निर्माण संभव नहीं, यानी राष्ट्र कहलाने का उसका कोई हक ही नहीं। तो दूसरा जो अंग मनुष्य है ये सबसे मुख्य अंग है और इसलिए पृथ्वी को लेखक ने बताया है कि पृथ्वी और राष्ट्र के बीच एक माता पुत्र का संबंध होता है, यानी पृथ्वी हमारी माता है। पृथ्वी पर जो भी है उस सबका बराबर का हक है उपभोग करने का। पृथ्वी हमारा भरण पोषण करती है। पृथ्वी की कोख में तमाम निधियाँ छिपी हुई हैं, उससे भी हमारा भरण पोषण होता है। पृथ्वी पर जलचर प्राणी हैं सब या पेड़ पौधे हैं, अन्न सब कुछ जो भी है हम पृथ्वी से प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी हमारी माता क्यों है। हम पृथ्वी को माँ क्यों कहते हैं? पृथ्वी को माता इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से पुत्र को जन्म दे करके एक माँ अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, उसी तरह से पृथ्वी भी हमारी माता है और जो पृथ्वी के प्रति अपनी माता का संबंध नहीं बनाता उसको पृथ्वी पे जो भी संपदाएं हैं उसका उपभोग करने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए निस्वार्थ भाव हो करके हमें
पृथ्वी के बारे में जानना चाहिए और पृथ्वी के साथ एक माता और पुत्र का संबंध स्थापित करना चाहिए। पृथ्वी, यदि एक उदाहरण दिया जाए तो हम बादल को ले सकते हैं। बादल बिना भेदभाव वर्षा करता है और उस वर्षा से पृथ्वी पर छोटे तिनके से लेकर के बड़े पेड़ पौधे और हर लोग के जीवन में खुशियाँ आती हैं। छोटे छोटे घास के तिनके भी हरे भरे हो जाते हैं। उसी तरह से पृथ्वी पर निवास करने वाले जो भी मनुष्य हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर निवास करने वाला, यदि हम ये मानते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है तो हम सब एक हैं। हम सब एक हैं तो फिर भेदभाव है। यदि हम अपने एक राष्ट्र को बलवती बनाना चाहते हैं, समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तो पृथ्वी पर रहने वाला यदि कोई जन को हम पीछे छोड़ देते हैं और पीछे छोड़ करके यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले हर मनुष्य का राष्ट्र का विकास करने के लिए सबका बराबर का हक होता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे औरत हो, चाहे पुरुष हो, यानी सबका बराबर का हक होता है। चाहे वो जिस रूप में वो चाहता है उस रूप में उसका विकास कर सकता है। तीसरा मुख्य अंग या तत्व है संस्कृति। और यह संस्कृति जो है मनुष्य के मस्तिष्क का प्रतीक होता है। अब ये तीसरा तत्व भी एक महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्र का। यदि जन है और पृथ्वी है, संस्कृत नहीं है, तो भी राष्ट्र संभव नहीं है। इसलिए संस्कृत भी एक उनका मुख्य अंग है। पृथ्वी पे तमाम तरह की जातियां रहती हैं। प्रत्येक जातियां अपनी अपनी विशेषताओं के द्वारा हमारी संस्कृति का ही विकास करती है, चाहे जिस रूप में। तो एक तरह से बिना मस्तिष्क का मनुष्य नहीं होता है, यानी बिना संस्कृत का मनुष्य नहीं होता है। तो संस्कृति ज्ञान भी आवश्यक है।